नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। खबरों की दुनिया में क्या कुछ खास रहेगा बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद छात्रों का प्रदर्शन तेज। सीएम सोरेन का पुतला फूंकने पर बवाल। छात्रों से भिड़े जेएमएम कार्यकर्ता। भाजपा ने सोरेन सरकार पर बोला हमला। भाजपा की नवीन टीम की पहली बैठक आज। चुनावी रणनीति के साथ संगठन पर होगा मंथन। सार्वजनिक जीवन में पीएम मोदी के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम की बनेगी रूपरेखा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा पर सरकार का फोकस। गृह मंत्री अमित शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा की समीक्षा से जुड़ी उच्च स्तरीय बैठक की करेंगे अध्यक्षता। पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी। अमेरिका ने दोहराई इतिहास के सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात। और वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में ट्रीसा गायत्री का सेमीफाइनल मैच आज। वर्ल्ड नंबर 1 चीन की शेंग शू और टेन निंग की जोड़ी से होगी भिड़ंत। और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी नियुक्तियों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद रांची में छात्रों का प्रदर्शन एक बार फिर जोर पकड़ता नजर आ रहा है। शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों ने सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला जलाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प हो गई। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के बैनर तले छात्र नेताओं ने झारखंड सरकार पर छात्रों को धोखा देने और विश्वासघात करने का आरोप लगाया। इसके विरोध में भारी संख्या में प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री सोरेन और राहुल गांधी के पुतले फूंकने के लिए अल्बर्ट एक्वा चौक पर एकत्रित हुए। रांची शहर के डीएसपी केवी रमन ने बताया कि शहर में प्रदर्शन के दौरान जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन द्वारा तय किए गए रास्ते का उल्लंघन किया तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। जब पुलिस ने उन्हें काबू करने की कोशिश की तो झड़प हो गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद थे। इस बीच झारखंड में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि रांची में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान राज्य सरकार ने जानबूझकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडों को तैनात किया था। उन्होंने दावा किया कि इन गुंडों ने लाठी डंडों से युवा प्रदर्शनकारियों पर हमला किया। क्योंकि लोकतंत्र में विरोध प्रकट करने का धरना, प्रदर्शन, पुतला दहन ये सामान्यतया होते रहता है और इन कार्यक्रमों के अगर सरकार विरोध करती है तो फिर पुलिस प्रशासन सड़कों पर आती है। हम सब लोगों ने भी देखा है, क्या जानते हैं, पुतला का भी छीना झपटी होता है। लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे। दिखाई कौन पड़ रहे थे? सरकार के गुंडे दिखाई दे रहे थे, जेएमएम के गुंडे दिखाई पड़ रहे थे, वो भी लाठी और डंडे के साथ दिखाई पड़ रहे थे। इस बीच जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि वे 24 अगस्त से भर्ती प्रणाली सुधार यात्रा शुरू करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द किए जाने से जुड़े मामलों का हाईकोर्ट में मजबूती से बचाव नहीं कर रही है। उन्होंने आगाह किया कि अगर सरकार 15 सितंबर को होने वाली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रखती है तो वे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना बनाएंगे। का मनसा हम लोग को संदेह लग रहा है और इससे पूरे छात्र परेशान है, हताश है और कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग इस आंदोलन को और व्यापक रूप देने के लिए भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा आगामी 24 अगस्त 2024 दिन सोमवार से कर रहे हैं। और अगला जो 15 सितंबर को जो अगला सुनवाई है, अगर उस दिन मजबूती से सरकार अपना पक्ष, अपना दलील नहीं रखती है तो आगे हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, पूरा झारखंड बंदी करेंगे, पूरा चक्का जाम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित किया। पीएम ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में सुधारों से मिल रही गति की विस्तार से चर्चा की। पीएम ने सुधारों के सिलसिले को और रफ्तार देने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 12 वर्ष में देश की प्रगति की शानदार गति का विस्तार से जिक्र किया।
पीएम ने वो सुधार गिनाए जिनसे युवाओं, महिलाओं, किसानों और मध्यम वर्ग के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। दुनिया में ग्रोथ को लेकर के कई तरह की चिंताएं हैं। दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा है। अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा है। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के 20 स्टार्टअप कंपनियों के सीईओ और संस्थापकों के साथ बातचीत की। इस बैठक में अंतरिक्ष क्षेत्र में काम कर रही 20 प्रमुख निजी कंपनियों के प्रमुख शामिल हुए। इनमें स्काईरूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मॉस, पिक्सेल, ध्रुव स्पेस, गैलेक्सी आई जैसी कंपनियां शामिल हैं। ये कंपनियां रॉकेट निर्माण, रीयूजेबल सेमी क्रायोजेनिक लॉन्च व्हीकल, एवियोनिक्स, सैटेलाइट, आधुनिक प्रोपल्शन सिस्टम, अंतरिक्ष और रक्षा से जुड़ी इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष मलबा हटाने, एआई आधारित मौसम और जलवायु तकनीक जैसे क्षेत्रों में काम कर रही हैं। बैठक में भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग की प्रगति, नई तकनीक और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा हुई। वहीं पीएम मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के उद्यमियों की सराहना करते हुए कहा कि इन कंपनियों ने नए क्षेत्र में आगे बढ़ने का साहस दिखाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में बीएसएफ, एसएसबी, खुफिया एजेंसियों और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल और सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले अमित शाह ने सिलीगुड़ी में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। साथ ही विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नए भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। 3 दिवसीय दौरे में अमित शाह की सुरक्षा और पहाड़ी क्षेत्रों में जुड़े मुद्दों पर बैठकों को अहम माना जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम के ऐलान के बाद आज राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में 3 अहम बैठकें होंगी। आज दिन भर चलने वाली 3 अलग अलग बैठकों में नए पदाधिकारियों का परिचय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में आयोजित होने जा रहे कार्यक्रमों के साथ अन्य संगठन विषयों पर चर्चा की जाएगी। पहली बैठक सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम के सदस्यों का औपचारिक परिचय कराया जाएगा। दूसरी बैठक मोदी एट 25 कार्यक्रम को लेकर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्ष पूरे होने पर पार्टी की ओर से आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा होगी। तीसरी बैठक शाम 6 बजे आयोजित की जाएगी। इसमें नितिन नवीन के साथ राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। और खबर पंजाब से, जहां पर सरकार विरोधी स्वर एक बार फिर तेज हो रहे हैं। इस बार राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लंबित डीए और डीआर के भुगतान का मामला फिर से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सरकार से जवाब मांगा है। पंजाब सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि 31 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का समय है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। डीए की मांग को लेकर पंजाब के अलग अलग जिलों में कर्मचारियों का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अदालत के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भुगतान में देरी उनके अधिकारों का उल्लंघन है और सरकार को लंबित डीए डीआर तत्काल जारी करना चाहिए। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से बॉयकॉट करेंगे। जो सरकार 4.5 साल से मुलाजमों की एक भी बात सरकार ने नहीं मानी आज तक, उसके लिए धरने प्रदर्शन होते रहे। समय समय पर सरकार को मांग पत्र और सरकार से मीटिंगें होती रही। सरकार किसी भी मीटिंग का सही जवाब आज तक नहीं दे पाई। पंजाब के टोटल 52 डिपार्टमेंट जो हैं, उन्होंने जलंधर के अंदर जो धरना प्रदर्शन था, उस धरने प्रदर्शन के अंदर ये ओथ लिया है। जहां जहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां सारे मुलाजिम ये ओथ ले रहे हैं
कि हम इस सरकार को जो है वो वोट नहीं डालेंगे। त्योहारों के मौसम से पहले चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इस साल 20 जुलाई को चीनी की कीमत 48.18 रुपये प्रति किलो थी, जो 20 अगस्त को बढ़कर 55.70 रुपये प्रति किलो हो गई। सरकार ने कहा है कि वह कीमतों और उपलब्धता पर लगातार नजर रख रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि चीनी की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को एथेनॉल उत्पादन से जोड़ना सही नहीं है। एथेनॉल के लिए इस्तेमाल होने वाली चीनी का हिस्सा 2022-23 में करीब 12% से घटकर 2025-26 में लगभग 9% रह गया है। देश में उत्पादित एथेनॉल का लगभग 3/4 हिस्सा अब अनाज, खासकर मक्के से आता है। चीनी की कीमतों में मौजूदा बढ़ोतरी की प्रमुख वजह कम घरेलू उत्पादन, त्योहारों से पहले बड़ी मांग, मौसम से गन्ने की फसल को नुकसान और वैश्विक स्तर पर चीनी की आपूर्ति में कमी और इंडस्ट्री के कुछ वर्गों द्वारा सट्टेबाजी और जमाखोरी शामिल है। अगले महीने भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। कभी आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए बना 4 देशों का समूह ब्रिक्स आज दुनिया की करीब आधी आबादी और वैश्विक अर्थव्यवस्था का 1/4 से ज्यादा हिस्सा संभालने वाले बड़े भू राजनीतिक मंच में तब्दील हो चुका है। आखिर ब्रिक्स क्यों रखता है भारत के लिए इतनी अहमियत, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि जल्द ही दिल्ली में कई विश्व नेताओं का एक बड़ा सम्मेलन होने वाला है। दरअसल बात हो रही है ब्रिक्स की, एक ऐसा समूह जो कभी सिर्फ 4 देशों से शुरू हुआ था, लेकिन आज दुनिया की कई बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं इसका हिस्सा हैं। भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। 12 और 13 सितंबर को इसका शिखर सम्मेलन दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है। इसमें ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के तमाम सदस्य देश, भागीदार देश और विशेष आमंत्रित सदस्य देशों का शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहेगा। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि भारत के लिए ब्रिक्स इतना महत्वपूर्ण क्यों है। भारत के लिए ब्रिक्स इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जहां भारत अमेरिका और यूरोप से अपने संबंध बनाए रखते हुए रूस, चीन और ग्लोबल साउथ के दूसरे देशों के साथ भी बातचीत करता है। यानी भारत के लिए ब्रिक्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और बहुपक्षीय कूटनीति का एक महत्वपूर्ण मंच है और 2026 में इसकी जिम्मेदारी भारत के पास है। भारत ने अपनी ब्रिक्स चेयरशिप की थीम रखी है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी लचीलेपन, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी के जरिए भविष्य के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार करना। और यही वजह है कि भारत में होने वाला ब्रिक्स समिट सिर्फ एक इंटरनेशनल मीटिंग नहीं माना जा रहा। ये उस समय हो रहा है जब दुनिया में जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रही है। व्यापार, सप्लाई चेन्स, टेक्नोलॉजी, एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल गवर्नेंस को लेकर बड़े सवाल सामने हैं। ऐसे में ब्रिक्स की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। निश्चित तौर पर भारत के नेतृत्व में इस बार ब्रिक्स की कोशिश होगी वर्तमान वैश्विक तनाव पर एक साझा वक्तव्य या साझी चिंता जाहिर करना। लेकिन इसके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं, क्योंकि ब्रिक्स में शामिल देशों के अपने अपने हित हैं। कई मुद्दों पर इनके बीच मतभेद भी हैं। कुछ महीने पहले दिल्ली में हुई ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक को जब मैं कवर कर रहा था, तब वहां पर वर्तमान वैश्विक संकट पर ईरान और यूएई जैसे देश आमने सामने आ गए थे। ऐसे में कोई साझा चिंता या वक्तव्य लाने की भारत की कोशिश असफल हो गई थी। इसलिए ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहे भारत की असली चुनौती सिर्फ विस्तार नहीं, बल्कि इतने अलग अलग देशों के बीच कंसेंसस बनाना और उसे कंक्रीट कोऑपरेशन में बदलना है। तो कुल मिलाकर ब्रिक्स को सिर्फ 5 देशों का पुराना समूह समझना अब सही नहीं होगा। ये एक विस्तारित ग्लोबल साउथ प्लेटफॉर्म बन चुका है और भारत की अध्यक्षता में 2026 का ब्रिक्स समिट ये तय करने में महत्वपूर्ण हो सकता है कि क्या ब्रिक्स सिर्फ दुनिया की बदलती आर्थिक ताकतों का मंच बना रहेगा
या आने वाले समय में ग्लोबल गवर्नेंस की दिशा तय करने में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। तो आज इतना ही। नमस्कार। तो जाना आपने क्या कुछ अहमियत ब्रिक्स की और कैसे भारत के लिहाज से और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, भारत में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुक्रवार को मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग योजना लॉन्च की। नई योजना के तहत भारतीय मोबाइल ब्रांड विकसित किए जाएंगे। इसमें MPMS अवधि में कुल मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन 39 करोड़ रुपए का पहुंचेगा। आपको बता दें, ये अभी तक का अगर देखा जाए अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण योजना है। इस पर आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। इसका मुख्य फोकस उत्पादन का पैमाना बढ़ाने, घरेलू स्तर पर ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जोड़ने और भारतीय इनोवेशन को बढ़ावा देने पर है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को लॉन्च किया है। इस योजना के लिए 62,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 5 साल की ये योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक चलेगी। इसका मकसद भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा केंद्र बनाना है। मोबाइल फ़ोन का मैन्युफैक्चरिंग का जो इकोसिस्टम है, एक मोबाइल फ़ोन में करीब करीब 1000 पार्ट्स होते हैं। अगर आप चार्ट देखोगे, ये 2026 का चार्ट है। इस चार्ट में आपको बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का इकोसिस्टम बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है और उसमें मैक्सिमम MSMEs है। मैक्सिमम ये जो प्रोडक्शन के कंपोनेंट प्रोडक्शन के इसमें इकोसिस्टम में आप देख रहे हो, मैक्सिमम MSMEs है। MSME और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में पूरा एक वैल्यू चेन का रिलेशन है। उस तरीके से ये चीज़ डेवलप हो रही है। PLI केवल एक प्योरली प्रोडक्शन बेस्ड था। इसमें डोमेस्टिक वैल्यू के लिए अलग से, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए अलग से रखा गया है और साथ ही साथ इंडियन ब्रांड को डेवलप करने के लिए, इंडियन IP को डेवलप करने के लिए, इंडियन डिज़ाइन को डेवलप करने के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए। इस योजना के तहत 2 प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। पहला है बड़े पैमाने पर मोबाइल फोन का उत्पादन और दूसरा भारतीय मोबाइल ब्रांड्स को बढ़ावा देना। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए 2.25 से 5% तक इंसेंटिव दिया जाएगा। वहीं भारतीय ब्रांड्स को 5% इंसेंटिव मिलेगा। भारतीय डिजाइन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अतिरिक्त 3% इंसेंटिव का प्रावधान है। इसके अलावा मोबाइल फोन के प्रमुख कंपोनेंट्स और सब असेंबली की घरेलू खरीद को बढ़ावा देने के लिए 1.5% तक अतिरिक्त इंसेंटिव दिया जाएगा। यानी योजना का मकसद मेक इन इंडिया से लेकर डिजाइन और कंपोनेंट्स तक पूरी वैल्यू चेन को भारत में मजबूत करना है। भारत पहले ही वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन चुका है। देश में इस्तेमाल होने वाले 99.2% मोबाइल फोन भारत में ही बनाए जाते हैं। साल 2025 में स्मार्टफोन भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट प्रोडक्ट कैटेगरी भी बन गया। अब मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम से इस रफ्तार को और बढ़ाने की तैयारी है। योजना के दौरान देश में करीब 39 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन उत्पादन का अनुमान है। साथ ही करीब 60,000 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की भी उम्मीद है। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज। और इसके साथ ही बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज पर आइए बात करते हैं मौसम को लेकर। देश के कई हिस्सों में जारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने आज 17 राज्यों के लिए भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड का खतरा भी बना हुआ है। उत्तराखंड के नैनीताल, बागेश्वर, देहरादून, पिथौरागढ़, हरिद्वार, ऋषिकेश, चंपावत, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में बारिश और आंधी की चेतावनी है। पूर्वी भारत के कई राज्यों में भी मौसम को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है, जबकि कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी आशंका है। वहीं दिल्ली एनसीआर में आज तड़के से ही मौसम बदला हुआ है। राजधानी दिल्ली समेत आसपास के शहरों में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। कई दिनों से उमस और गर्मी की मार झेल रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत मिली है। सुबह सुबह बारिश होने से दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहावना हो गया है। और वहीं भारी बारिश के चलते ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में बाढ़ से 3 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। बाढ़ के कारण कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है और ग्रामीणों को खाने पीने की चीज़ों के साथ पीने के पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और राहत की ज़रूरत बनी हुई है। पूरा गांव में पूरा पानी घुस गया। अभी घर घर में पानी भी है, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए पानी नहीं है। पूरा मगरमच्छ भी आया गांव को, पूरा सबका भय है। मगरमच्छ किधर जाएंगे, क्या करेंगे वो भी मालूम नहीं है। पीने के लिए पानी नहीं पा रहे हैं और खाना पीना के तो मुश्किल है और फिर उनका चूल्हा नहीं जल रहे है और बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर बहुत दुख में है यहाँ लोग। और इस तरह हाल ही में 17-18 जीपी पूरा पानी में है। राजकनिका में भी 8 और पट्टामुंडी में 15 जीपी और फिर म्यूनसिपल में 11 वार्ड और फिर राजनगर। इस तरह 70 जीपी हमारी केंद्रापड़ा जिला में पूरा बाढ़ में है और पानी में है और जनता की हालत बहुत बुरा हालत है यहाँ। और आइए रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। आपको बता दें, पश्चिम एशिया में बढ़ते लगातार तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका को सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के खिलाफ कड़े आर्थिक कदम उठाने की चेतावनी के बाद तेहरान की ओर से ये प्रतिक्रिया दी गई है। ट्रंप ने उन देशों पर भी आर्थिक कार्रवाई की बात कही थी जो ईरान को किसी भी तरह की मदद या राहत दे रहे हैं। इसके जवाब पर ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ द स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि किसी भी नए खतरे का जवाब व्यापक और निर्णायक होगा। वहीं अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान पर इतिहास की सबसे कड़ी वित्तीय पाबंदियां लगाने की योजना का ब्यौरा जल्द जारी किया जाएगा। खबर खेल जगत से। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज महिला युगल वर्ग में भारत की ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी चीन की विश्व नंबर 1 ल्यू शिगांशु और टेन निंग की जोड़ी से मुकाबला खेलेगी। बड़ी बात यह है कि भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल पहुंचकर पहले ही पदक पक्का कर लिया है। ट्रीसा और गायत्री की जोड़ी BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में महिला डबल्स का पदक जीतने वाली भारत की सिर्फ दूसरी जोड़ी बन गई है। भारतीय बैडमिंटन में प्रतिभाओं की एक नई लहर देखने को मिल रही है। तन्वी शर्मा, अस्मिता चलिहा, अनमोल खरब और उन्नति हुड्डा जैसी युवा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना रही हैं। वहीं पुरुष एकल में लक्ष्य सेन लगातार भारतीय चुनौती की अगुवाई कर रहे हैं। दिग्गज खिलाड़ियों की बनाई विरासत को अब नई पीढ़ी आगे बढ़ा रही है। भारतीय बैडमिंटन के इस रोमांचक बदलाव पर आइए देखते हैं मुकेश शुक्ला की आपकी खास रिपोर्ट। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारतीय बैडमिंटन अब सिर्फ कुछ स्थापित सितारों के दम पर आगे नहीं बढ़ रहा। एक नई पीढ़ी आत्मविश्वास, प्रतिभा और बड़े मंच पर खुद को साबित करने के विश्वास के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम बढ़ा रही है। तन्वी शर्मा, अस्मिता चालिहा, अनमोल खराब और उन्नति हुड्डा जैसी युवा खिलाड़ी भारतीय बैडमिंटन को एक नई पहचान दे रही हैं। महज 17 साल की तन्वी शर्मा ने हाल ही में ताइपे ओपन का खिताब जीतकर इतिहास रचा। वो इस टूर्नामेंट की सबसे कम उम्र की चैंपियन बनी। वहीं उन्नति हुड्डा ने भी ताइपे ओपन के सेमीफाइनल तक पहुंचकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। अस्मिता चालिहा भी महिला एकल में भारत की मजबूत होती चुनौती का एक अहम हिस्सा बनी। ये बदलाव सिर्फ महिला बैडमिंटन तक सीमित नहीं है। पुरुष एकल में भी युवा प्रतिभाओं की मजबूत फौज तैयार हो रही है, जिसमें आयुष शेट्टी सबसे उभरते हुए नामों में शामिल है। Especially Ayush Shetty beating the world number 1. He has already proved that in the Asian Championships also he has beaten at least 5-6 of the top 10 players already, and so he's right up there now. इस बदलाव की अगुवाई लक्ष्य सेन कर रहे हैं।
लक्ष्य ने लगातार अपने जुझारूपन और संघर्ष की भावना से खुद को भारत के प्रमुख पुरुष एकल खिलाड़ियों में स्थापित किया है। 2026 ऑल इंग्लैंड के फाइनल तक पहुंचना भी उनके शानदार प्रदर्शन और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को दर्शाता है। बैडमिंटन के दिग्गजों ने जिस मजबूत नींव को तैयार किया, अब उसी विरासत को युवा खिलाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय बैडमिंटन में बदलाव की ये नई तस्वीर आने वाले वर्षों के लिए एक बेहद रोमांचक अध्याय की शुरुआत हो सकती है। एक समय ऐसा लग रहा था कि पीवी सिंधु और साइना नेहवाल के बाद बैडमिंटन की बागडोर कौन संभालेगा, लेकिन जिस तरह से हालिया प्रदर्शन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने और युवा खिलाड़ियों ने खास तौर पे करके दिखाया है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय कंटिजेंट की उम्मीद जगी है और नए और युवा खिलाड़ियों ने अपने आप को समय समय पर साबित करके ये सुनिश्चित कर दिया है कि भारत का जो परचम है वो लगातार बैडमिंटन कोर्ट पर इसी तरह लहराता रहेगा और बड़े टूर्नामेंट में भारत के ये युवा खिलाड़ी अपना नाम रोशन करते रहेंगे। मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, दिल्ली।